हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि अंड कवच को ए विलयन के साथ उपचारित किया जाए तथा विकसित गैस चूने के पानी को दूधिया बना दे तो विलयन ए है। स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि वो विलयन कौन सा है जिसमें हम अंडे के कवच को, यानी अंडे का जो कवच होता है उसको यदि उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसका उपचारित करते हैं, तो जो गैस विकसित होती है वो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो जो विलयन हमने लिया है वो क्या है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो विलयन है ए वो HCl है, बी H2S है, सी KCl है, या डी HNO3 है। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है और आप भी सही आंसर नोट डाउन करते जाएं स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स HCl, यानी कि जो विलयन ए लिया गया है स्टूडेंट्स वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं एक रिएक्शन के थ्रू भी आपको बता देता हूँ कि जैसे जो कैल्शियम, जो अंडे का जो कवच होता है स्टूडेंट्स, वो किसका बना रहता है? वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये Cl2 प्लस H2O और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को स्टूडेंट्स HCl के विलयन के साथ जब उपचारित किया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुने इस चीज़ को कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ जल बनता है और जल के साथ साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोला जाता है CO2। ये गैस उत्सर्जित होती है, उत्पाद स्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? चूने के पानी में जब प्रवाहित किया जाता है तो ये चूने के पानी को क्या कर देती है स्टूडेंट्स? दूधिया कर देती है। ये जो गैस होती है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और ये स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या है स्टूडेंट्स? पहचान है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान होती है कि वो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो लिया गया जो विलयन है, ए जो विलयन है वो स्टूडेंट्स वो क्या है? हमारा HCl है, जिसे क्या कहा गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कारण देखना है कि उसका कारण क्या है कि जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्यों। तो इसका ए ऑप्शन है जल एक सारंद्र सामग्री है, बी इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, सी इनमें जल अवशोषण की उच्च मात्रा होती है, और डी इनकी प्रत्यास्थता अच्छी होती है। तो हमें इसका सही आंसर देखना है कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर है बी, इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, निम्न क्षमता होती है। स्टूडेंट, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं या पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, टर्लिन के कपड़े होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं? संश्लेषित धागों से मिलकर के बने रहते हैं। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सूती कपड़े की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो जो इनकी जो क्षमता होती है जल को सोखने की, वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। यानी कि ये जल को कैसा करते हैं? कम सोखते हैं। और इसी कारण से क्या होते हैं? ये जल्दी सूख जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आंसर दिया गया है कि इनमें जो जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है वो सही आंसर है। कि जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों की तुलना में तेज़ी से सूख जाते हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट जल अवशोषण की जो निम्न मात्रा होती है उसके कारण नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में जल्दी से सूख जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें स्टूडेंट्स। और अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। यानी कि जो वाहन होते हैं उनमें जो साइड मिरर्स होता है और उस साइड मिरर से पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो जो दर्पण होता है वो दर्पण क्या होता है? मतलब साइड मिरर्स के तौर पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या डी परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें देखना है कि वो कौन सा दर्पण होता है जिसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर्स के तौर पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण। आप अपना आंसर जरूर मिलाएं कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सही है या नहीं है। तो जो उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट्स, इसका उपयोग जो वाहन होते हैं उनके साइड मिरर्स के तौर पर पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अब स्टूडेंट्स जो दर्पण होता है वो क्या होता है उसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो दर्पण होता है वो क्या होता है। क्योंकि दर्पण क्या है, दर्पण की चर्चा कर रहे हैं अब हम, कि जो दर्पण होता है वो क्या होता है, एक चिकना और पॉलिशदार तल होता है, ठीक है ना, एक चिकना होता है, पॉलिशदार तल होता है। ये क्या है, ये पॉलिशदार तल है, ये जो पॉलिशदार तल है, और ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये सरफेस कैसी है, चिकनी है, ठीक है, ये जो सरफेस है वो कैसी है, चिकनी है, ठीक है। तो जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, चिकना और पॉलिशदार तल होता है, और इस पर जो पड़ने वाला जो प्रकाश होता है, इस पर यदि कोई प्रकाश पड़ रहा है तो उस प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है स्टूडेंट्स वो किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। वो किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जब इस चिकनी तल पर जब क्या होता है, जब कोई प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश का अधिकांश भाग होता है वो किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये परावर्तित होकर के दोबारा उसी माध्यम में चला जा रहा है जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती हैं। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को दर्पण कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। अब ये जो दर्पण होते हैं स्टूडेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखें, समतल दर्पण होता है, और एक होता है गोलीय, एक होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अवतल, एक होता है स्टूडेंट्स अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ गोलीय दर्पण की, ठीक है, याद रखें। यहाँ पे हमें सिर्फ चर्चा करनी है कि इनकी गोलीय दर्पण की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है स्टूडेंट्स। क्योंकि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो स्टूडेंट्स, गोलीय हो, ठीक है, जिनका स्टूडेंट्स कैसा हो, जो परावर्तक जो पृष्ठ हो वो कैसा हो स्टूडेंट्स, गोलीय हो। ये पॉलिश सरफेस है और इनका जो बाहरी जो सरफेस है वो क्या है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला हो, ठीक है ना। और ये जो इनका जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा स्टूडेंट्स, ये गोलीय है, ठीक है ना। ये जो पृष्ठ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो कैसा है, गोलीय है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो स्टूडेंट्स, गोलीय हो, ठीक है ना। तो ऐसे दर्पणों को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दर्पणों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण कहा जाता है। और ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण, ठीक है, इनमें से पहला होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ स्टूडेंट्स अंदर की ओर वक्रित हो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये बाहर की ओर उसके पॉलिश है, और इसका जो अंदर का जो सरफेस है, अंदर की जो सरफेस है, जो पृष्ठ है वो कैसा हो, अंदर की ओर वक्रित हो, और ये परावर्तक हो। ये क्या करे, ये प्रकाश की किरणों को क्या करे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट करे, प्रकाश की किरणों को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट करे। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, अंदर की ओर वक्रित हो। ये अंदर की ओर कैसा स्टूडेंट्स, वक्रित है अंदर की ओर। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को स्टूडेंट्स याद रखना, अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके उपयोग की, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो पहला तो उपयोग ये होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग स्टूडेंट्स टॉर्च हो गया। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट होती है, और जो वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, हेडलाइट बोला जाता है, हेडलाइट, ठीक है, याद रखें। हेडलाइट में भी क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हेडलाइट होती हैं उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये याद रखें। तो ये तो हुआ एक उपयोग, ठीक है ना। अगला उपयोग की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अगला उपयोग क्या है इसका, कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए स्टूडेंट्स, कि हमें चेहरे का क्या दिख सके, बड़ा प्रतिबिंब मतलब देखने को मिल सके, दूसरा उपयोग है।
ठीक है ना। तो इसके लिए जो शेविंग जो दर्पण होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में भी स्टूडेंट्स किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखें, जो शेविंग बनाने वाले जो दर्पण होते हैं तो उनमें चेहरा का प्रतिबिंब बड़ा बन सके, बड़ा प्रतिबिंब हम देख सकें, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका तीसरा जो उपयोग है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स ये है कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर, वो भी क्या करते हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। वो किस चीज़ के लिए करते हैं कि जो मरीजों के जो दांत होते हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखें कि अवतल दर्पण के मैंने क्या क्या आज आपको उपयोग बताए हैं, तो उनको आप याद रखेंगे और उनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनकर के आता है तो उसे ज़रूर आप सॉल्व करेंगे। तो अगले अगले दर्पण की ओर चलते हैं हम। ये अगला दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। अब स्टूडेंट्स के बाह्य गोलीय दर्पण यानी कि एक ऐसा गोलीय दर्पण कह सकते हैं या बाह्य गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो स्टूडेंट्स, बाहर की ओर हो। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, बाहर की ओर हो। ये अंदर की ओर जो है, अंदर की ओर जो पृष्ठ है वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिश है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिश है। ठीक है। और इसका जो बाहर का जो वक्रित जो पार्ट है, इसका जो बाहर का जो पृष्ठ है, ठीक है ना, वो परावर्तक पृष्ठ है। वो कैसा है, बाहर की जो पृष्ठ है वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, बाहर की ओर वक्रित हो। ठीक है, बाहर की ओर कैसा हो, वक्रित हो, तो इस प्रकार की दर्पण को स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार का दर्पण कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग भी हैं, मैं एक खास उपयोग बताने जा रहा हूँ कि उत्तल दर्पणों का जो उपयोग किया जाता है वो स्टूडेंट्स वाहनों के जो पश्च दृश्य होते हैं, ठीक है ना, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर्स होते हैं, तो साइड मिरर्स में देखा जाए तो दर्पण के रूप में इसी का ही उपयोग किया जाता है। किसका स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। याद रखें कि जो वाहनों में प्रयुक्त होने वाला जो पीछे देखने का जो दर्पण होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। इसको आप याद रखेंगे और इनके उपयोग जो मैंने आपको बताए हैं उनको भी आप याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन करके आता है तो ज़रूर उसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि विद्युत धारा निम्न अनुसार प्रवाहित होती है। तो इसके हमें चार ऑप्शन देखने हैं। चार ऑप्शन क्या हैं कि ए, सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, बी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, सी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और डी, सेल के बाहर, सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। तो इसका सही ऑप्शन हमें देखना स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो इसका सही ऑप्शन है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब स्टूडेंट्स विद्युत धारा होता क्या है स्टूडेंट्स विद्युत धारा की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। चूँकि जैसे कोई नदी होती है, नदी में जल प्रवाहित होता है, जल बहता है, तो जल की धारा बहती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जल धारा बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम जल धारा बोल देते हैं। ठीक है ना, जल की धारा बोल देते हैं। जैसे नदी में कोई जल बहता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, जल की धारा है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब किसी परिपथ में क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा बोला जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी इसको बताने का तरीका था, मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है ना, कोई विद्युत परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में किसके प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन यानी कि ई की बात की जा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किसके प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। ठीक है, याद रखें कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा कहा जाता है। याद रखें, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जो विद्युत धारा होती है स्टूडेंट्स, ये कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है स्टूडेंट्स, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये याद रखें कि जो विद्युत धारा वो एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो स्टूडेंट्स होता है एम्पियर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और इसे अंग्रेजी के अक्षर आई के द्वारा, इसको अंग्रेजी के अक्षर आई के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखें कि इसको अंग्रेजी के अक्षर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए स्टूडेंट्स एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो यंत्र कहलाता है स्टूडेंट्स अमीटर। ठीक है ना, विद्युत धारा को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसको कहा जाता है अमीटर।
ठीक है। और ये जो अमीटर होता है इसको विद्युत परिपथ में हमेशा स्टूडेंट श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखें कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखें, क्वेश्चन बन करके आ सकता है, जो खास खास चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो इनसे क्वेश्चन बन करके आते हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, तो पूछ लिए जाते हैं, तो वही खास खास चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो जो अमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में स्टूडेंट श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो विद्युत धारा है और जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा वो कैसी होती है, ठीक है ना। देखा जाए तो जो विद्युत धारा है, ठीक है ना, माना कि कोई ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पोल है और ये बी, ये नेगेटिव पोल है। तो जो विद्युत धारा और जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि यूँ कहें कि जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से कहाँ की ओर जाती है, वो धन धन यानी कि धन कह सकते हैं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है जो विद्युत धारा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण सिरे से कहाँ जाते हैं, धन सिरे की ओर जाते हैं। और जो धारा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो जो विद्युत धारा और जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है वो हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के विपरीत होती है। याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जो खास खास चीज़ें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन करके आता तो जरूर उसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है। यानी स्टूडेंट्स पौधों में एक ऊतक पाया जाता है जिसका काम क्या होता है, विभाजित होना होता है, यानी उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है ज़्यादा, ठीक है ना। तो उस ऊतक को हमें यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है कि वो ऊतक कौन सा है और वो पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। जैसे ए विभाज्योतक ऊतक है क्या वो, बी भरण ऊतक है, सी त्वचीय ऊतक है और डी समवहनी ऊतक है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर नोट डाउन करें और आंसर अब हम देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स विभाज्योतक ऊतक, यानी कि पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है उसे स्टूडेंट्स विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि उसको विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब चर्चा कर लेते हैं कि ऊतक क्या होता है। जो ऊतक है उस वो क्या होता है, ऊतक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाएं एक जैसी होती है स्टूडेंट्स। मतलब ऊतक क्या होता है, एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब वह समूह होता है जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है, एक जैसी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं एक जैसी होती हैं, ठीक है ना। और साथ मिलकर के क्या करती हैं, किसी एक काम को संपन्न करती हैं। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, कोई एक काम संपन्न किया जाएगा, कोई एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि ये साथ साथ मिलकर के क्या करेंगी, किसी एक विशेष काम को संपन्न करती हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ऊतक कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। अब बात कर लेते हैं विभाज्योतक ऊतक की। विभाज्योतक ऊतक होता क्या है, ठीक है ना। जिन ऊतकों की कोशिकाओं में स्टूडेंट्स विभाजन करने की क्षमता होती है उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। याद रखें कि जो ऊतक मतलब जो ऊतक यानी कि ये ऊतक किन से मिलकर के बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो जिन ऊतकों की कोशिकाओं में स्टूडेंट्स विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी उनमें क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है, ठीक है ना। तो विभाजन करने की क्षमता होती है तो उन्हें ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। अब जो विभाज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है स्टूडेंट्स, उनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। उनकी जो भित्ति होती है स्टूडेंट्स वो पतली होती है। इनमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। और इनमें स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है, इनमें स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। लेकिन इनमें स्टूडेंट्स क्या नहीं पाया जाता है, इनमें रसधानी नहीं पाई जाती। इनमें जो रसधानी होती है वो स्टूडेंट्स अब्सेंट होती है। इनमें रसधानी क्या होती है, अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अब ये जो विभाज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक कैसी होती है, क्रियाशील होती हैं। ये जो विभाज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, बहुत अधिक क्रियाशील होती है। और विभाज्योतक ऊतक उन भागों में पाई जाती हैं जहां पर पादप में वृद्धि होती रहती है। ये जो विभाज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये उन जगहों पर पाई जाती हैं किसी भी प्लांट में जहाँ पर क्या होता है, वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना। अब विशेष तौर पर देखा जाए तो ये जो विभाज्योतक ऊतक है ये कहाँ पाई जाती हैं, ये जड़ में तथा जो तना होता है तनी में विशेष रूप से ये क्या पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे कि विभाज्योतक ऊतक क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम,
कि एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है। ए जनसंख्या, बी जैवमंडल, सी पारिस्थितिकी तंत्र और डी समुदाय। तो सही ऑप्शन नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स पारिस्थितिक तंत्र। यानी कोई एक कुआं है या तालाब है, उसका जो समस्त प्राकृतिक जो वातावरण है वो पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना किस चीज़ का उदाहरण कहलाएगा स्टूडेंट्स? वो कहलाएगा स्टूडेंट्स पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कहलाएगा। अब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम कि 1935 के आसपास, 1935 में एक वैज्ञानिक थे टेंसले। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है कि पारिस्थितिक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना सर्वप्रथम की थी। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र जो है वो शब्द की रचना की थी। ठीक है ना, शब्द बताया था। ठीक है ना, उसकी रचना की थी। तो इसका सर्वप्रथम श्रेय टेंसले को जाता है और इन्होंने की थी 1935 में, याद रखें। इससे क्वेश्चन बन कर गया तो जरूर उसको टिक करें। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र की, कि वह तंत्र जो दो प्रकार के घटक जैविक और अजैविक से मिलकर के बना होता है वह तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी कि ऐसे तंत्र की बात की जा रही है कि एक ऐसा तंत्र जो किससे मिलकर के बना हो? जैविक तथा अजैविक, दो तंत्र से मिलकर के बना हो, जैविक और अजैविक। जैविक तंत्र कैसा कहलाएगा? जिनमें जीवन पाया जाए। और अजैविक तंत्र वो कहलाएंगे जो जिनमें जीवन ना हो। तो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर के बने हुए हों, तो इन दोनों घटकों से मिलकर के जो तंत्र का निर्माण होगा वो तंत्र क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो याद रखें, जो भी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी उसको याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए। तो गोताखोर जो विशेष सूट पहनते हैं स्टूडेंट्स, वो किस चीज़ से बचने के लिए वो उस सूट को पहनते हैं? उसका कारण हमें देखना है। उसका सही कारण है ए निम्न दाब, बी निम्न तापमान, सी उच्च तापमान या डी उच्च दाब। तो हमें देखना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स उच्च दाब। जो गोताखोर होते हैं वो विशेष सूट पहनते हैं, वो किसी से बचने के लिए पहनते हैं? वो पहनते हैं उच्च दाब से बचने के लिए। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। जो गोताखोर होते हैं वो जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं स्टूडेंट्स, उतना ही क्या होता है? उतना ही अधिक जो जल का स्तंभ होता है, स्तंभ का जो बल होता है वो बल उन पर लगता है। ठीक है ना, जल की स्तंभ का जो बल है वो कैसा होता जाता है? वो बढ़ता चला जाता है जितनी अधिक गहराई में गोताखोर जाता है। तो अत्यधिक गहराई पर ये जो बल होता है ये कैसा होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं हम समुद्र में, उतना ही अधिक ये जो बल होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और जितनी अधिक गहराई पर गोताखोर जाएगा तो ये जब बल बढ़ेगा तो उस बल को स्टूडेंट जो गोताखोर है वो क्या नहीं कर पाएगा? सहन नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसलिए इस बल को सहन करने के लिए स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो बल है, ये जो बल है, ये जो बल लग रहा है, इस बल को सहन करने के लिए क्या किया जाता है? गोताखोर जो है वो विशेष प्रकार की पोशाक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो गोताखोर होते हैं वो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। तो किससे बचने के लिए स्टूडेंट्स? उच्च दाब, उच्च दाब से बचने के लिए, उच्च दाब से बचने के लिए ही क्या करते हैं? वो गोताखोर विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम स्टूडेंट्स, कि टैडपोल इसका विकासशील चरण है स्टूडेंट्स। ये टैडपोल जो है वो किसका विकासशील चरण है? ठीक है ना, किसके विकासशील चरण की अवस्था है कह सकते हैं हम। तो ए ऑप्शन है कि ये नाग, ए ऑप्शन है नाग, बी तितली, सी मछली और डी मेंढक। तो हमें देखना है ये जो टैडपोल जो विकासशील चरण है वो किसका है। तो ये अवस्था होती है स्टूडेंट्स मेंढक की। तो डी ऑप्शन है मेंढक। आशा करता हूँ कि आपका आंसर सही होगा। तो याद रखें कि जो टैडपोल का विकासशील चरण होता है वो स्टूडेंट्स वो किसकी अवस्था है? ये मेंढक की अवस्था है टैडपोल। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह है। तो कौन सी चीज़ जो है वो इन चारों में से रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो ए ऑप्शन है कांच की सीट, बी ऑप्शन है बॉक्स के भीतर की काली कोटिंग, सी ऑप्शन है कुकर बॉक्स में रखे हुए बर्तन या डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह क्या है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कांच की शीट। तो
अब हम थोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है स्टूडेंट्स। कि कि क्या होता है कि जब वायुमंडल होता है, वायुमंडल में देखा जाए तो कुछ गैसें हैं, जैसे कि आपका CO2 है, मैथेन है, CH4 है, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है ना, CFC है। ये गैसेस क्या होती हैं, जब इनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वायुमंडल में जब इनकी सांद्रता की वृद्धि हो जाती है इन गैसों की, तो क्या होता है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो तापमान होता है, तापमान में क्या हो जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वृद्धि हो जाती है। तो इस घटना को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इस घटना को स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। और ये जो गैसें मैंने बताई हैं, जैसे CO2 है, CH4 है, CFC है, ठीक है ना, ठीक है ना, और N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी क्या स्टूडेंट्स, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इनको गैसें कहा जाता है, इनको ग्रीन हाउस गैसें बोला जाता है। ये गैसें हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो यदि ऑप्शन मिलता है उनमें से, यदि आपको टिक करने के लिए इनमें से, तो उनको आप टिक जरूर करें, ठीक है ना। और ये जो घटना होती है, इस घटना को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले सन 1824 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फुरियर, जिनका नाम था जोसेफ फुरियर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसके अस्तित्व के बारे में बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स और जो भी विचार हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।